धन्यवाद सभापति महोदय। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट केवल आम बजट नहीं था, ये कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये देश की आर्थिक दिशा, प्राथमिकताओं और सरकार की नीयत का प्रतिबिंब होता है। यह वो क्षण होता है जब देश का प्रत्येक करदाता ये जानना चाहता है कि उसके द्वारा दिए गए कर का उपयोग किस दिशा में किया जा रहा है। इस वर्ष का बजट ऐसे समय में आया है जब विश्व व्यापार पर संकट के बादल हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें पारंपरिक रोजगार संरचनाओं को बदल रही हैं। ऐसे समय में देश को एक दूरदर्शी, ठोस और संतुलित बजट की आवश्यकता थी। सभापति महोदय, बजट केवल घोषणाओं से नहीं बनता, वो संख्या से बनता है। इस बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, दरों में कोई कमी नहीं, केवल अनुपालन को सरल बनाने का प्राविधान किया गया है। आयकर का स्रोत क्या है और बोझ कौन उठा रहा है, इस पर नज़र डालें तो वर्ष 2026-27 का कुल बजट का आकार 53.47 लाख करोड़ रुपए है, जिसका लगभग 34% भाग लोन यानी उधारी से लिया जाता है। आयकर का भी एक बड़ा हिस्सा है और कारपोरेट टैक्स लगभग 18% है। जीएसटी और अन्य कर लगभग 15% है। यदि आयकर और जीएसटी को जोड़ दें तो सरकार की आय का लगभग 36% हिस्सा आम नागरिकों से आता है, जबकि कारपोरेट टैक्स केवल 18% है। यह दर्शाता है कि कर संरचना का जो बोझ है वो सबसे अधिक मध्यम वर्ग और आम जनता पर ही पड़ता है और कुल बजट का लगभग 20% भाग केवल ब्याज में ही चला जाता है। अर्थात जो कर जनता देती है उसका एक बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज को चुकाने में ही चला जाता है, खर्च हो जाता है। शिक्षा की बात करें तो घोषणाएं बड़ी हैं, आवंटन छोटा। शिक्षा के लिए 1,39,000 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति तथा कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर व्यय के लिए 6% की सिफारिश की थी, जिसे इस सरकार ने घटाकर 2.7% कर दिया है, 3% से भी कम कर दिया है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 90,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं, लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ और पिछड़ी जातियों से ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। वर्तमान सरकार एक यूजीसी बिल लेकर आई है, जिसको यह सरकार बचा नहीं पा रही। इस सरकार के वकील यूजीसी बिल के समर्थन में बहस भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, डालने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ वोट के लिए ये बिल लाई थी, जिसे आज तक सदन से पास नहीं कराया गया। ऐसा ही प्रकरण 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय एसपी सिंह जी, 1 मिनट रुक जाए जी। अभी कुछ माननीय सदस्य और इस विषय पे अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए। ठीक है, 1 घंटे के लिए बढ़ाई। 1 घंटे के लिए। श्री एसपीएस पटेल जी। थैंक यू सर। बोलिए। ऐसा ही प्रकरण 2015 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिससे 4 वर्ष तक आईआईएम, आईआईटी जैसे बहुत से संस्थानों में ओबीसी के छात्रों को प्रवेश नहीं मिला था और लाखों बच्चों को इस आरक्षण के उससे वंचित रह गए थे। लेकिन 2019 में जब चुनाव आ गया, तब भाजपा सरकार फिर से उस बिल को ले आई कि आरक्षण की आवश्यकता है। तो ये जो है चुनाव के लिए आपकी बात आ गई, डिमांड पर ग्रांट पे बोलिए। वो बात तो अरे आप बोलो।
प्रधानमंत्री जी, सारे मंत्रालय सामने इतनी बड़ी डिमांड लाई है चलिए सारे मंत्रालयों में बोलिए। आप बैठे बैठे बोलिए। प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में जिस नारे का जिक्र कर रहे थे, अब राज्यसभा की बात यहाँ मत करिए। मैं राज्यसभा की बात नहीं, उन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उन्होंने खुद वहाँ बोला था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसका क्या मतलब? यूजीसी की छाती पर। नहीं, ये देखिए, तो ये आप खुद ये नारा अभी के लोगों ने आप एजुकेशनिस्ट हैं, इतने बड़े शिक्षाविद हैं, और आप मतलब सेकंड बैच डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट। चलिए फिर भी ये बात हुई थी। चलिए आप क्यों डिमांड? हाँ, निकाल दिया इसको, रिकॉर्ड से निकाल दिया, मैंने निकाल दिया। महोदय, भाजपा के शासनकाल में जातिगत भेदभाव में बहुत वृद्धि हुई है। आज़ादी के इतने सालों में ये आज भी चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं भारत के विश्वविद्यालय जातिवाद के अड्डे बन गए हैं। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था भारत के गांव जातिवाद के अड्डे हैं। आजकल विश्वविद्यालयों में भी खुलेआम जातिवाद चल रहा है। सभापति महोदय, आजकल के द्रोणाचार्य क्लब से अंगूठा नहीं मांगते, वे वाइवा में नंबर काटते हैं। फाइलों में नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट NFS लिख देते हैं और कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब मैं सर 9-10 मिनट का हमारा समय है, 10 मिनट का। आपका 9-10 अब मैं IIM का एक आंकड़ा पेश करना है। IIM का एक आंकड़ा 16 मिनट का टाइम, 7 मिनट बोल चुके हैं राम शिरोमणि जी, और 7 मिनट आप बोल। कोई और IIM 2 मिनट IIM अहमदाबाद। सर सुन लीजिए। आप टाइम देते हो सर, उसको किस कोटे में ले जाए सर? हाँ, वो भी तो ये आप भी तो है उसमें। सर आप बैठते हैं, आप जो खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। चलिए, अरे 2 मिनट अब मैं कोटे जाता आधा टाइम आप जब आप मत खड़े होइए। अब मैं IIM का एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, इंदौर और शिलांग जैसे 4 संस्थानों की फैकल्टी में OBC 0%, SC 0%, ST 0% और जनरल 100% है। क्या बात है? अर्थात 4 IIM में 100% सामान्य वर्ग के ही हैं। यही हाल उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में है। OBC और ST की संख्या नगण्य है। पिछड़ों और दलितों के साथ ये भेदभाव बहुत पहले से चला आ रहा है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं कांग्रेस को भी मानता हूँ, क्योंकि दोनों दल एक ही मानसिकता के हैं। धर्मेंद्र जी, यानी देश की करीब 80% आबादी जिन वर्गों से आती है उनकी भागीदारी शून्य है। जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को सजाया संवारा, उनको इस देश के संस्थानों से बाहर रखा गया है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान सबका है, सबको इसमें बराबर का हक मिलना चाहिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस UGC के बिल को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़ों दलितों को न्याय मिले। आप समाप्त करें कृपया। बस अब तो धन्यवाद करेंगे। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हर वर्ष 1.2 करोड़ युवा बेरोजगार रोजगार की बाजार में प्रवेश करते हैं। घोषणाएं तो कई हैं, जैसे MSME फंड, टेक्सटाइल पार्क, स्किलिंग प्रोग्राम, परंतु कोई स्पष्ट रोजगार लक्ष्य नहीं है, कोई रोजगार कार्यक्रम भी नहीं है। यह संकट वर्तमान में, इसका समाधान भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आलू किसानों की दुर्दशा है, जिन्हें उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा। आलू के साथ साथ अन्य फसलों का भी उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और एक बस अंतिम बात जो सबको पसंद आएगी वो मैं कहना चाहूँगा, निवेदन है कि सांसद निधि MP लैड कम से कम 25 करोड़ दी जाए, जिससे जो है सभी के लिए, मैं उसके सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी होगा।